नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम भारतीय राजनीतिक विचारकों का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जयप्रकाश नारायण के विचारों का अध्ययन के बिंदुओं में लिया जाना और उस क्रम में हम आज जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है या लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो अवधारणा है कि वास्तविक तौर से लोकतंत्र जेपी की नज़रों में क्या है, या लोकतंत्र का स्वरूप, लोकतंत्र भारतीय संदर्भ में कैसा हमें अपेक्षित है और किस लोकतंत्र की हमें उपेक्षा करनी है जो कि हमारे भारतीय परिस्थितियों के प्रतिकूल हो या जो अनुकूल नहीं है। हमें ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र को अंगीकार करना है जेपी के विचारों के अनुसार, जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, विश्वबंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम एवं सभी के विकास के लिए, सर्वोदय के लिए, बिना किसी दल के लाग लपेट के या बिना किसी दल को अपने साथ लेने के विचार को पूरी तरह निषिद्ध करता है। और एक ऐसे दलविहीन लोकतंत्र की बात की जाती है कि जिसमें सर्वोदय की भावना छुपी हुई हो, यानी सर्वोदयी लोकतंत्र जिसको हम कहेंगे, लोक स्वराज की बात जिसमें कहें हम, यानी स्वयं का राज हो, समस्त जनता का उसमें भाव हो, उनका विचार हो, उनका कृतित्व हो और करने की क्षमता हो, उनके भविष्य का उसमें आईना दिखता हो प्रायोगिक दृष्टि से एवं विभिन्न पक्षों को देखते हुए। जेपी मूल रूप से एक सामाजिक विचारक हैं, न कि राजनीतिक। यह बिल्कुल सत्य है। उनकी लोकतंत्र के प्रति जो नैतिक अवधारणा है या जो आदर्श हैं, वो मूल रूप से लोकतंत्र के नींव को एक ऐसा मजबूती प्रदान करते हैं, एक ऐसा स्वरूप प्रदान करते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं हो, निष्कलंक हो, पूरी तरह से वह निर्दोष हो, स्टेनलेस हो, बेदाग हो। और उसमें लोकतंत्र के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण हम वर्तमान में देखते हैं या वर्षों से देखते आ रहे हैं, वो भावना कहीं पर भी उसमें समाहित नहीं हो। लोक स्वराज हो, सर्वोदयी लोकतंत्र हो, संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया है, लेकिन इसकी लोकतांत्रिक साध्य की जो प्राप्ति है उसके लिए साधनों की पवित्रता पर विशेष बल दिया। जो हम यहाँ सामग्री या पाठ्य विषय वस्तु के माध्यम से हम जो साम्यता देखते हैं या समानता देखते हैं, वो गांधी जी के विचारों से यहाँ पर मेल खाती है। पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात, दल विहीन लोकतंत्र की बात, सहभागी लोकतंत्र की बात, पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी, सावयवी लोकतंत्र, ऑर्गेनिक डेमोक्रेसी, यानी ऐसा लोकतंत्र जिसमें अवयव हों। जिस तरह एक मनुष्य के शरीर का निर्माण विभिन्न पार्ट्स या अवयवों से बनता है, एक भी अवयव उसमें से अगर कम है तो वह पूरी तरह से शरीर का स्वरूप किसी के सम्मुख नहीं लाया जा सकता। तो जरूरी है कि सावयवी लोकतंत्र को हमें अपने जीवन में लेना चाहिए, जिसे हम ऑर्गेनिक डेमोक्रेसी के रूप में मानते हैं। समुदायवादी लोकतंत्र हो, कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये सब इनके लोकतंत्र के समानार्थी या भावपूर्ण विचार हैं। वास्तव में उनकी लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो राज्य के पुनः निर्माण की है, रीस्ट्रक्चर किया है स्टेट का। उन्होंने विभिन्न परिभाषाएं जो दी गई इनसे पूर्व में, उन सब का अध्ययन करने, विश्लेषण करने के बाद इन्होंने इन विशेषताओं को या
विभिन्न प्रकार के नामों को, उपमाओं को अपने अध्ययन के विचार द्वारा शब्दों में यहाँ समाहित किया है। उन्होंने माना है कि लोकतंत्र की प्रमुख जो विशेषता है वो पहले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है, एक नैतिक व्यवस्था है। यानी व्यक्ति के कैरेक्टर पर, उसकी नीति पर, नियति पर, नैतिकता पर, उसकी मानसिक प्रकृति पर आधारित लोकतंत्र अपने आप में सबसे विशुद्ध लोकतंत्र माना जाता है। शासन की एक प्रणाली के रूप में नहीं माना कि चलता आया उसको हम उसी तरह अडॉप्ट कर लें, बल्कि उन्होंने लोकतंत्र में मूल रूप से नैतिकता के तत्व को समाहित किया। और नैतिकता की जहाँ बात आती है तो वहाँ लोकतंत्र में किसी प्रकार का कोई भी दोष कितनी भी कोशिश के बाद भी ढूंढने को नहीं मिलेगा। वे पाश्चात्य उदारवादी संवैधानिक व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं आदि की स्थापना मात्र को लोकतंत्र के मौजूद होने का प्रमाण नहीं मानते हैं। वे मानते हैं कि अपने शुद्ध एवं मौलिक रूप में लोकतंत्र नैतिक साध्यों वाली व्यवस्था है और यह केवल ऐसे समाज में ही पाया जा सकता है जिसके सदस्य आवश्यक लोकतांत्रिक नैतिक गुणों वाले हों। इसमें उन्होंने नैतिक गुणों को एक फेहरिस्त के रूप में, एक सारणी के रूप में या एक क्रम के रूप में समाहित किया है, जिसमें हम देखते हैं सत्य के प्रति निष्ठा, फिडिलिटी फॉर ट्रुथ, हिंसा का त्याग, स्वतंत्रता से प्रेम तथा अन्याय व दमन का विरोध करने का साहस, सहयोग की भावना, अन्यों के विचारों के प्रति सहिष्णुता, उत्तरदायित्व, मनुष्यों की समानता में विश्वास, आत्मनियंत्रण युक्त सामुदायिक भावना, शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा मानव में सुधार की संभावना को स्वीकार करना, एक सरल तथा सीमित आवश्यकता वाले जीवन में विश्वास रखना। इन विचारों से हम देखते हैं कि जेपी समाजवादी तो थे ही, लेकिन एक बहुत बड़े सामाजिक दर्शन शास्त्री भी थे, जिनके विचारों में इतनी गहराई वाले बिंदुओं को हम देखते हैं। जेपी ने लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नैतिक गुणों का जो उल्लेख किया वे गांधीवादी एवं सर्वोदयी परंपरा के अनुरूप हैं और इसी कारण से ये इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जेपी का निष्कर्ष है कि वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोकतंत्र के नैतिक साध्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। दूसरा है लोकतंत्र का सत्ता आधार बहुत व्यापक होता है। संसदीय लोकतंत्र का एक गंभीर दोष है कि आम चुनाव में मतदान के बाद राजनीतिक प्रक्रिया तथा जनप्रतिनिधियों पर जनता का कोई प्रत्यक्ष एवं सारपूर्ण नियंत्रण नहीं रहता। जेपी के अनुसार इस दोष का प्रमुख कारण है कि संसदीय लोकतंत्र में पाया जाने वाला सत्ता संगठन का सिद्धांत है। संसदीय लोकतंत्र की अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं व संरचनाओं के बावजूद संपूर्ण सत्ता एक केंद्र में निवास करती है। सर्वोच्च शिखर एवं एकमात्र केंद्र से सत्ता का प्रवाह नीचे की ओर होता है। तो इस तरह से इन्होंने सिर के बल खड़े रहने एवं पैरों के नीचे रहने की स्थिति के अनुसार इसका एक मॉडल प्रस्तुत किया। फिर है सामुदायिक लोकतंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण की योजना। सामुदायिक लोकतंत्र में सत्ता का यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करते हैं, ये अथॉरिटी की डिसेंट्रलाइज व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो पंच स्तरीय योजना है उसको भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। 5 स्तरों पर हमारे देश में इसकी व्यवस्था को समाहित करने की, प्रयोग में लाने की एक मॉड्यूल अवस्था को संप्रेषित किया। ग्राम स्तर सबसे पहला
सामुदायिक लोकतंत्र की आधारभूत एवं प्राथमिक इकाई ग्राम सभा होगी। ग्राम के सभी वयस्क स्त्री पुरुष इसके सदस्य होंगे। ग्राम सभा को स्थानीय समुदाय से संबंधित सभी प्रकार के विषयों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार होगा। यह अपनी कार्यपालिका के स्वरूप में ग्राम पंचायत का सर्वसम्मति से चुनाव करेगी। दूसरा है क्षेत्रीय स्तर। क्षेत्रीय स्तर में किसी भी क्षेत्र में स्थित ग्रामों से क्षेत्रीय समुदाय की स्थापना होगी। इसकी प्रमुख संस्था पंचायत समिति होगी, जिसका चुनाव उस क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। तीसरा है जिला स्तर। किसी जिले में स्थित क्षेत्रीय समुदायों से जिला समुदाय का निर्माण किया जाएगा। प्रमुख संस्था जिला परिषद होगी, जिसके सदस्यों का निर्वाचन उस जिले की पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। प्रांतीय स्तर पर जिला समुदायों से प्रांतीय समुदाय गठन होगा। प्रांतीय स्तर के सामुदायिक लोकतंत्र की प्रमुख संस्था प्रांतीय सभा होगी, जिसके सदस्यों का चुनाव उस प्रांत की जिला परिषदों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। भारत में पंचायती राज की योजना के अंतर्गत सत्ता के 3 स्तर बनाए जाते हैं: ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद, जो वर्तमान में हम इसे देखते हैं। 5वां है राष्ट्रीय स्तर। विभिन्न प्रांतीय समुदायों के संयोग से राष्ट्रीय समुदाय का निर्माण होगा, जिसकी प्रमुख संस्था राष्ट्र सभा होगी। इसके सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्र सभा अपनी कार्यपालिका की नियुक्ति करेगी, जो उसके प्रति उत्तरदायी होगी। इस तरह से इन्होंने इसका वर्गीकरण किया। सामुदायिक लोकतंत्र में आर्थिक विकेंद्रीकरण की योजना की बात कही, जो हमने पहले बताया था, उसी बिंदु को यहाँ दोहराया गया है। तो ये इस तरह से इन्होंने यहाँ स्थापित किया। धन्यवाद।